नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक और नया चैप्टर लेके आई हूँ। हमारी जो बुक है एमए की पेपर नंबर 8 है, राजनीतिक भूगोल, उसका सबसे आखिरी यूनिट है और वो है वर्तमान विश्व में उभरते राजनीतिक भौगोलिक मुद्दे। तो मैंने लगभग उस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में करके आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। मैं फटाफट से वो आपको समझा देती हूँ, आप हो सके तो इसको मैं वीडियो ख़त्म होते होते इसके स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगी आपको। तो वर्तमान विश्व के उभरते राजनीतिक मुद्दों को विस्तार से समझाइए, क्वेश्चन है जो हमारे पिछले सालों में आ चुका है और इस पेपर से यही एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। बड़ा है तो ये 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अब मैंने इस पे नोट्स तैयार किए, मैं फटाफट से रीड आउट कर लेती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजाति अथवा वैचारिक गठबंधन हो रहा है, अतः राजनीतिक भूगोल में वर्तमान विश्व में हो रहे परिवर्तनों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान घटनाएं ही भविष्य की राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप का निर्धारण करेंगी। वर्तमान विश्व में उभरती विशिष्ट राजनीतिक भौगोलिक प्रवृत्तियों का वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहला है बाहरी अंतरिक्ष। वर्तमान विश्व भौतिक वैज्ञानिक विकास में अधिकाधिक प्रगति कर रहा है। मानव का कार्यस्थल केवल स्थल और जल ही नहीं बल्कि आकाश भी बन गया है। मानव नए नए शोध कर रहा है। यह शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। अनंत आकाशीय शोध से प्रमुख समस्या बाहरी आकाश के नियंत्रण की है, क्योंकि जो जो शोध कार्य में वृद्धि होगी विभिन्न देश आकाशीय क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहेंगे। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना आवश्यक है। बाहरी आकाश पर नियंत्रण के संबंध में सामान्य मत यह है कि स्थलीय सीमाओं के ऊपर का संपूर्ण आकाश उसी देश का नियंत्रण स्थल रहता है। तो जिस देश का जमीन है उसी के ऊपर का आकाश पर उस देश का नियंत्रण रहता है। अतः सामान्य मत, किंतु यह तथ्य अत्यधिक विवादास्पद है, ठीक है ना। अतः तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता ही इस तथ्य का निर्धारक है। आज ही अनंत आकाश में विदेशी देशों में कृत्रिम उपग्रह आदि सूचना एकत्रित करते हैं। अतः बाहरी आकाश के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का होना भी आवश्यक है। साथ ही रेडियो संदेश, मौसम अनुसंधान, धरातलीय संसाधनों की शोध आदि कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। तो ये है अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष पर नियंत्रण की राजनीति। फिर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वो क्षेत्र है जहां पर लगभग सभी देश अपना कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वी पर अंटार्कटिका बहुत ठंडा, अत्यधिक हवा वाला, अत्यंत सूखा, ऊंचा, शांत और एकांत वाला महाद्वीप है। यह महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ था, यहाँ पहुंचना अत्यंत कठिन है। अतः इसे सबसे आखिर में खोजा गया। खोजने के बाद भी 1 शताब्दी तक लगभग यह अलग थड़क पड़ा रहा। अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, समुद्री वनस्पति एवं समुद्री जीव की वजह से पूरा महाद्वीप ही न केवल एक वैज्ञानिक शोध की महत्ता से महत्वपूर्ण अपितु राजनीतिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो गया है। अन्य देशों की तुलना में इस महाद्वीप का सीमांकन करना भी एक बड़ी समस्या है। इस महाद्वीप की सीमा को परिभाषित करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यहाँ के इकोसिस्टम के प्रबंधन की शासन पद्धति को स्थापित करना है। यहाँ बहुत से देशों ने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं। अलग अलग देशों ने यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अपना अपना क्षेत्र निर्धारित कर रखा है। यहाँ खनिजों का अच्छा जमाव पाया जाता है, लेकिन मानव यहाँ दोहन कर इस महाद्वीप का भी पर्यावरण असंतुलित करने की फिराक में है। तीसरा है युद्ध का परिवर्तित स्वरूप। विश्व के वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्तर में परिवर्तन के साथ युद्ध की तकनीकी में भी अत्यधिक परिवर्तन आ गए हैं। अणु और हाइड्रोजन बम की शक्ति का प्रयोग होने लगा है, अतः उससे भी अधिक शक्तिशाली बमों का प्रयोग आजकल होने लग गया है। दूर मार करने वाले मिसाइलों की सहायता से विश्व के किसी भी क्षेत्र पर मार की जा सकती है। आज विश्व में अत्यधिक शक्तिशाली और हानिकारक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की होड़ लगी है। विशेषकर विश्व के शक्तिशाली देश इस दिशा में अधिक लगे हैं। इसके कारण कोई भी राष्ट्र अपने आप में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता और वह भी शक्ति गुटों में सम्मिलित हो जाता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। वर्तमान युद्ध की प्रकृति में एक परिवर्तन यह आया है कि इसमें केवल जल, थल एवं वायु सेनाएं ही संलग्न नहीं रहती, अपितु संपूर्ण जनसंख्या भी इसमें फंसी रहती है। रासायनिक हथियारों के प्रचलन से वर्तमान युद्ध मानव जाति के लिए अत्यधिक विनाशकारी हो गया है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भविष्य की पीढ़ी भी प्रभावित होती है। वर्तमान युग में विश्व शक्तियां नक्षत्र युद्ध की योजना बना रहे हैं। देखिए, पहले तो स्थल युद्ध था, अब
अंतरिक्ष युद्ध भी हुआ और अब नक्षत्र युद्ध की बारी है। ऐसे शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है जिसका संचालन पृथ्वी से नहीं बल्कि आकाश में स्थित कृत्रिम उपग्रहों से होगा। अंतरिक्ष युद्ध में प्रक्षेपास्त्रों एवं लेजर किरणों के शस्त्रों का उपयोग होगा। इनका नियंत्रण वायुमंडलीय सीमा के बाहर अंतरिक्ष में स्थित केंद्रों द्वारा होने लगेगा। अब अगला इसमें पॉइंट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्रमशः कोई भी सक्षम देश उस देश की वित्तीय संस्थान दूसरे देशों से प्रतिबंध मुक्त रहकर पूंजी निवेश, उत्पादन, व्यापार आदि कर सकते हैं। संकल्पनात्मक रूप से वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में पारस्परिक आर्थिक व्यापारिक संबंधों तथा अंतर संबंधों की व्यापकता से संबंधित है तथा यह विशुद्ध रूप से बाजारोन्मुख अर्थतंत्र के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। उदारीकरण से तात्पर्य है आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना जिससे दूसरे देशों की व्यापारी या कंपनियां सरलता से अपना व्यापारिक तंत्र विकसित कर सकें। निजीकरण से तात्पर्य व्यक्तिगत हाथों में पूंजी तथा अर्थतंत्र का होना है। इसमें सरकार या राज्य की भूमिका नगण्य होती है। यह पूंजीवादी व्यवस्था का फैलाव है। अनेक देश निजीकरण के साथ साथ सार्वजनिक नियंत्रण ही अपनाते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा का आधार भौगोलिक है क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से पृथ्वी एक इकाई और उसके संसाधनों का उपयोग समस्त पृथ्वीवासियों का अधिकार है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर मानव ने राजनीतिक सीमाएं बनाकर अपना अधिकार क्षेत्र सीमांकित कर लिया। जिस कारण कुछ देश अधिक संसाधन संपन्न है तो कुछ कम और कुछ साधन विहीन। अतः एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु विश्व के देशों को आपसी सामंजस्य होना आवश्यक है। यही वास्तव में वैश्वीकरण का आरंभ है। वैश्विक विविधता में एक रूपता आपसी सामंजस्य एवं समन्वय से लाई जा सकती है। प्राकृतिक अवरोधों को तकनीकी द्वारा कम कर दिया गया है। परिवहन एवं संचार क्रांति ने विश्व को एक छोटा स्वरूप दे दिया है। अतः वैश्वीकरण का मूल कारण भौगोलिक है जो कि आर्थिक पूरकता के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार कर आवश्यकता को पूर्ण करता है तथा विकास को नवीन आयाम देता है। अब 5वां पॉइंट है विदेशी सहायता की भू राजनीति। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व की राजनीति में एक नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ है। वह देशों को सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता प्रत्येक देश को होती है, किंतु विकसित देश इसे आपसी आदान प्रदान के रूप में प्रचलित करते हैं, जबकि निर्देश देश जो कि इसे पुनः लौटा नहीं सकते उन्हें यह मात्र सहायता ही होती है। विकासशील देश अपने विकास के लिए संपन्न देशों की आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सैनिक तथा शैक्षणिक संगठनों के माध्यम से भी दी जाती है, किंतु विश्व के संपन्न देश इसे अपने प्रभाव क्षेत्र एवं वैचारिक समर्थन देते हैं। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, रूस, चीन आदि देश भी विश्व के विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करते हैं। यह विदेशी सहायता भौगोलिक तथ्यों द्वारा नियंत्रित होती है। सहायता प्रदान करने वाले एवं सहायता लेने वाले देशों की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। विदेशी आर्थिक सहायता से संबंधित अनेक तथ्य राजनीतिक भूगोलवेताओं ने अध्ययन करे और विश्लेषण के विषय हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य, व्यापार में दी गई सहायता जैसे करों में छूट व विशेष वस्तुओं के निर्यात में छूट। तीसरा है सहायता का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से मूल्यांकन। चौथा, अतिरिक्त उत्पादन को निकालने हेतु दी गई सहायता। पांचवा, हथियारों के रूप में दी गई सहायता। छठा, उदार शर्तों पर राष्ट्रों को दिया जाने वाला ऋण। राजनीतिक गुटबाजी हेतु की गई सहायता। क्षेत्रीय संतुलन हेतु की गई सहायता। लेन देन पद्धति की समस्या। लाइसेंस व अंशदान के रूप में की गई सहायता। राज्य सरकार व्यापार में भागीदारी, निषिद्धीकरण लागू करना आदि। वास्तविक सद्भावना द्वारा विकास हेतु की गई सहायता। अतः इन सभी तथ्यों को आधार बनाकर प्रत्येक देश में अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व में आर्थिक असंतुलन इतना अधिक है कि आज विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे से पर निर्भर है। तो ये कुछ नोट्स हैं, मैं आपको इसके स्क्रीन एक बार व्यू कर देती हूँ। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और ये हमारी बुक में से ही मैंने बनाए गए हैं।
आई होप साथियों आप लोगों ने ये नोट्स देख लिए होंगे। मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।